हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एशिया काउंसिल क्लासेस यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका पेपर जो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल है, अब तो जून में है ना, उसकी तैयारी आप कर ही रहेंगे। इसमें सीटीडी का जो कुछ नया डेट आया है, कई सारे एग्जाम हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। बाकी बात, अभी रेगुलर क्लासेस आपकी नहीं होंगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि बीच बीच में आपको वीडियो देता रहे, है ना। बाकी बात, रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं हो रही है उसको हम लेकर बताएंगे आपको, क्योंकि क्या कि अभी ऑफलाइन है और अभी एडमिशन का समय है, तो थोड़ा सा हमको व्यस्त है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आज दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर से कई सारे सवाल आपके क्वेश्चन मतलब पेपर में आते हैं, चाहे जिस पे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो हम उसी को लेकर आज हम लेकर आए। इनमें से आप देखोगे कि भारत को क्या, भारत क्या है दोस्तों, कि भारत सर एक मतलब कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान देश यानी यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब आप देखोगे 1947 में करीब जो कार्यशील जनसंख्या है उसका अधिकतम इस पे डिपेंड था, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। और अभी भी देखोगे कि कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि क्षेत्र में कार्य करता है। यानी हम तो जानते हैं कि भारत की जनसंख्या गांव में निवास करती है, 65% से 60-65% लगभग कहाँ गांव में निवास करती है। अब जब भाई गांव में, गांव का जो काम, अगर हम गांव को देखेंगे तो लोगों के पास जो वर्किंग है वो क्या है, तो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे वो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतु पाई जाती है। 3 प्रकार की कौन कौन सर? एक खरीफ फसल ऋतु है, एक रबी फसल ऋतु है, और तीसरा क्या है, जायद, क्या हम कहते हैं इसे, कैश क्रॉप। क्या कहते हैं इसे? कैश क्रॉप कहते हैं, यानी नकदी फसल। क्या कहते हैं? नकदी फसल। क्या कहते हैं? नकदी फसल कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन्स फाउंड इन इंडिया। भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतु पाई जाती है, खरीफ, रबी और जायद। अब आप सबसे पहले बात करें दोस्तों खरीफ फसल ऋतु की, तो सर खरीफ का जो समय कब होगा, तो ये बेसिकली मानसून काल की फसल है। मानसून काल की बात करें तो कब, तो सर 5 जून को भारत में मानसून का डेट है। ये केरल से इंटर करता है, यानी जून जुलाई के आसपास हम इसे लगाते हैं। और कब काटेंगे, तो सर अक्टूबर माह में। यानी आप देखते होंगे कि बिहार, झारखंड, यूपी वगैरह में जब छठ गुजर जाता है तो छठ के बाद हम इसकी कटाई करते हैं जनरली। यानी बुआई कब होगा, जून जुलाई में होगा जब मानसून का टाइम पे, और कटाई कब होगा, अक्टूबर माह में कटाई। अक्टूबर माह में कटाई या, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कि सर खरीफ फसल की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सा है, तो खरीफ फसल की खाद्यान्न फसलें की बात करें तो हम इसे कई भागों में डिवाइड करती है। सबसे पहले देखोगे कि जो खाद्यान्न फसलें हैं वो क्या आएगा, धान आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा और मक्का आएगा। फिर खरीफ फसल की प्रमुख दलहन फसलें की बात करें तो क्या आएगा, मूंग आएगा, उड़द आएगा, सोयाबीन आएगा तथा लोबिया। अब इसके अलावा खरीफ फसल की प्रमुख तिलहन फसलें की बात करें तो सोयाबीन तिलहन भी है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, तिल है और यानी आप देखोगे तो ये कई तरह की कई भागों में हम डिवाइड कर दिया। कपास तथा तंबाकू खरीफ फसल तो है, लेकिन ये कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब क्या हो गया कि हमने खेत में काटा और खेत से ही सेल आउट कर दिया, यानी उसे हम मार्केट लाने की जरूरत है। तो कौन कौन सा? कपास और तंबाकू। ये कैसा है? ये कैश क्रॉप है, याद, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आपका इंग्लिश में मीडियम है ना। रबी फसल की बात करें दोस्तों, ये शीत ऋतु की फसल, यानी जब हम खरीफ को काटते हैं तब रबी को लगाते हैं, जनरली ये समझिए। तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में करते हैं और कटाई अप्रैल मई के माह में की जाती है। अप्रैल में जनरली हम मार्च और अप्रैल में से काट लेते हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में काट लेते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि जो अप्रैल मई, अप्रैल में, इसके बाद जून जुलाई, जून जुलाई, इसके बाद जो बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है, यहाँ पे हम जायद फसल लेकर आते हैं। जायद फसल यानी जो पानी वाला फसल, यानी कैश क्रॉप। आप खीरा ले लो, ककड़ी ले लो, तरबूज ले लो, खरबूज ले लो, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, है ना। तो रबी फसल में एग्जाम्पल क्या क्या है, तो सर रबी फसल की प्रमुख खाद्यान्न फसल में कौन? गेहूं और जौ। रबी फसल की प्रमुख दलहन फसलों में कौन है? मटर और चना। रबी फसल की प्रमुख तिलहन फसलों में कौन है? सरसों है। और रबी फसल की प्रमुख नकदी फसल की बात करें तो गन्ना और बरसी। तो इस तरीके से मैंने कैटेगराइज कर दिया ताकि आपको समझने में भी
असम, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे क्या निकल कर आएगा सर, ये जायद क्रॉप्स, कैश क्रॉप क्या कहते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं। तो जायद की फसल रबी तथा खरीफ ऋतु के बीच सूखे मौसम में उगाई, जैसे अभी का मौसम, अभी आपको मार्केट में दिख रहा होगा। इस ऋतु में जो फसलें अपने अंदर पानी संचय करती है, जायद फसल की प्रमुख फसलें कौन है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब इसके तो जायद क्रॉप्स में जायद फसल है, ठीक है। जायद ऋतु की फसलों के समय अगर देखोगे तो सिंचाई संपन्न वाले क्षेत्रों में जहाँ पर सिंचाई की भरपूर सुविधा है वहां आपको मूंग और उड़द भी उगाए जाते हैं। अतः मूंग और उड़द खरीफ ऋतु के साथ साथ जायद ऋतु की भी फसल है। तो किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन, ठीक है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर से किस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, क्या निकल कर आएगा, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले। तो अभी हमने बताया कि क्या है, कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में, 70%। आप 54% सोच रहे होंगे, बिल्कुल 54% क्या देखा था हम लोगों ने, देखो 54% में हमने क्या देखा था, आपको क्या बताया था कि कुल श्रम शक्ति का 54% भाग कृषि क्षेत्र में कार्य करता है, ये हमने बताया है ना, तो कंफ्यूज मत करना बिल्कुल। तो कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, लगभग लगभग 70% है, यानी 60 से 70% के बीच है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये HYV कार्यक्रम को भारत में हम किस नाम से जानते हैं, HYV का मतलब क्या हो गया, हाई यील्डिंग वेराइटी, यानी उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज, है ना। अब देखोगे सर ये कब देखने को मिला था, तो श्वेत क्रांति ये किससे रिलेटेड है सर, ये मिल्क से है, व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। नीली क्रांति यानी मछली फिश से रिलेटेड है। अब तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों, आपके सामने क्या आएगा सर, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी 1966-67 में हरित क्रांति हमें देखने को मिला। इसके जनक कौन है भारत में, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन ये भारत में जनक रहे हैं, जो 2024 में जिनको क्या मिला है, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ओके आ जाइए आगे। झूम क्या है, एक लोक नृत्य है, एक नदी का नाम है, भारत के उत्तर पूर्व में एक प्रकार की जनजाति है या कृषि का एक प्रकार है। तो झूम को हम लोग दोस्तों शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना। यानी पहले क्या किया हम लोगों ने, जंगल को काटा, वहां खेती किया, करीब 3-4 साल जब तक उसकी फर्टिलिटी है तब तक खेती की है, इसके बाद फिर कहीं और हम माइग्रेट हो गए, ठीक है। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, झूम या शिफ्टिंग। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा जनरली नॉर्थ ईस्ट, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, या पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। सोपान कृषि कहा की जाती है, वेयर इज स्टेप फार्मिंग, सोपान का मतलब क्या होगा, सोपान मतलब होता है सीढ़ी, तो आप सीढ़ी खेती कहाँ करेंगे, पहाड़ों की ढलान पर, क्षेत्रों में, छतों पर, या पहाड़ों की चोटी पर। तो पहाड़ों की चोटी पर खेती होगी क्या, नहीं होगी ना, खत्म हो गया। छतों पे होगी, नहीं होगा। तो क्या निकल कर आएगा, पहाड़ों के ढलान पर आपको देखने को मिलेगा सोपान खेती, यानी जिसको हम लोग सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य फसलें कौन कौन सी है, द मेन क्रॉप्स ग्रोन अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन इंडिया, क्या आएगा दोस्तों, चाय, रबर, सूरजमुखी, सोयाबीन, क्या निकल कर आएगा जरा बताइए, बागानी खेती। तो बागानी खेती में क्या देखने को मिलेगा, तो बागानी खेती में देखने को मिलेगा आपको चाय, रबर, नारियल, कहवा, कॉफी, या आपको है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, चाय, रबर, नारियल, कहवा, कॉफी, ये क्या है, ये बागान वाली प्लांटेशन है ना, बागानी और प्लांटेशन, ठीक है क्या,
निम्नलिखित में से उस खेती को, उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग या ड्राई फार्मिंग? क्वेश्चन नंबर 6। तो आप देखोगे कि जिसमें एग्रीकल्चर और पशुपालन दोनों है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग। एक इंटेंसिव फार्मिंग गहन कृषि, गहन कृषि का मतलब हो गया कि दो फसलों के बीच में जो हम लगाते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, तो आराम से डेयरी फार्मिंग में क्या आया कि सर जहां पर हम मिल्क और जो पोल्ट्री वगैरह की बात कर ले, ठीक है, तो क्या आएगा? मिक्स्ड फार्मिंग होगा, कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ होगा। पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने को क्या कहते हैं? यानी दो पेड़ लगे, उसके बीच जो फसल लगी है उस फसल को हम जब लगाएंगे तो उस खेती को क्या कहेंगे? सामाजिक वानिकी, झूम, तोंगिया प्रणाली या कृषि वानिकी? क्या निकल कर आएगा? आपके सामने चार ऑप्शन है, सोशल फॉरेस्ट्री, झूम, टोंगिया सिस्टम, एग्रो फॉरेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7 क्या निकल कर आएगा दोस्तों इसका जवाब? इसका जवाब होगा सर टोंगिया सिस्टम। देख लो, जनरली जो हम नहीं सोचते हैं वो जवाब निकल कर आ जाता है इसके, है ना? तो टोंगिया सिस्टम है, याद रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? यानी इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज मोस्ट ऑफ द अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर डन? कनेरा के मैदान, दक्कन का पठार, कोरोमंडल का मैदान, गंगा का मैदान? क्या निकल कर आएगा कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती? असिंचित खेती मतलब हो गया दक्कन का पठार। क्या पानी है ही नहीं, क्योंकि दक्कन का पठार देखोगे तो ये वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है, लावा मैग्मा से हुआ है, जहां आपको देखने को मिलेगा क्या? रेगुर सॉइल, रेगुर या ब्लैक सॉइल, या ब्लैक सॉइल, जो किसके लिए है? तो सर ये कॉटन की खेती के लिए है। इसके लिए कॉटन की खेती के लिए है। कोरोमंडल के मैदान की बात करें तो ये कहाँ दिखेगा आपको? ये दिखेगा सर तमिलनाडु वाले एरिया, तमिलनाडु वाले एरिया में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सर क्रॉप रोटेशन इज नेसेसरी, फसल चक्र आवश्यक है क्यों? विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, या मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु? क्रॉप रोटेशन इज नेसेसरी, व्हाई? क्यों जरूरी है क्रॉप रोटेशन? तो क्रॉप रोटेशन दोस्तों इसलिए जरूरी है ताकि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, फर्टिलिटी है, वो बना रहे। इसीलिए बीच बीच में दलहन फसल लगाया जाता है ताकि उसका जो फर्टिलिटी रेट है वो बरकरार रहे। तो क्या निकल कर आएगा सर? टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है। ठीक है, रबी की फसलों को हम कब बोते हैं? अभी हमने पढ़ाया दिसंबर से मार्च, अक्टूबर से नवंबर, मई से जुलाई, अगस्त से सितंबर। क्या निकल कर आएगा? तो रबी की फसलों को हम कब बोते हैं? जब खरीफ की फसल को काटते हैं। तो कब काटते हैं? अक्टूबर से नवंबर के बीच काटते हैं, यही समय तो में तो काटते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल जोड़ के पढ़िए ताकि आप समझ पाओ कि सर खरीफ कब काटा जाता है? खरीफ ठंड के मौसम में काटा जाता है, लगाया जाता है कब? रबी लगाया जाएगा। ठीक है, कौन से भारत में रबी फसल नहीं? गेहूं, जौ, मूंगफली, जूट? क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों देखो, जौ, मूंगफली, जूट, ये सब के सब क्या है? ये क्या? अरे ठंड के दिनों में हम खाते हैं मूंगफली, तो जब धान को काटते हैं उसी समय मूंगफली की खेती हो जाती है। तो ये क्या है? ये है खरीफ है। ये क्या है? खरीफ है। बाकी बात जूट, जौ, गेहूं, ये क्या है? ये रबी फसल, ये रबी फसल। ठीक है, आ जाइए आगे। खरीफ की फसल बोई जाती है, कब बोते हैं? कि दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत होने पर, उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर, या उत्तर पूर्वी मानसून के अंत होने। सबसे पहले अगर आप देखोगे मानसून की बात करें तो अब जैसे मई खत्म होने वाला है तो मानसून शुरू होगा भारत में कब? तो ये वाला जो पोर्शन है, जो पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, यहाँ पे केरल है, करीब करीब 1 से 5 जून के बीच भारत में मानसून इंटर कर जाता है ना? तो आप देखो कहता खरीफ की फसल कब बोते हैं? आपको पता है खरीफ की फसल हम बोते हैं जून जुलाई के आसपास। तो सबसे ज्यादा बारिश जो होता है भारत में वो किस मानसून से होगा? तो ये क्या निकल कर आया सर? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, यानी साउथ वेस्ट मानसून से भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। जब साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होगा भारत में तो जाहिर सी बात है कि खरीफ की फसल हम उसी में लगाएंगे, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ पर।
क्या आएगा? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ठीक है, चलो आ जाओ आगे, देखो नेक्स्ट। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं? देखो आराम से निकलेगा, कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों, क्या निकल कर आएगा? कौन खरीफ फसल नहीं? यानी इनमें से 3 खरीफ फसल है, एक क्या होगा? रबी क्रॉप होगा। तो क्या है दोस्तों? सर सरसों, ये क्या है? रबी, बाकी बच ये क्या है? खरीफ। ये आपको दिखेगा ठंड के दिनों में खेत में दिखेगा सरसों बिल्कुल पीली पीले है ना, तो ये यानी रबी क्रॉप है ये। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? देखो अभी हमने देखा कि खरीफ की फसल लगाते कब है, ये तो क्लियर हो गया कि सर हम इसे जून जुलाई के आसपास इसे लगाते हैं, जून जुलाई के आसपास इसे लगाते हैं। तो कटाई कब करेंगे? कटाई करेंगे जब हम रबी की फसल को लगाने की बारी आएगी, यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो क्या निकल कर आया? सर सितंबर अक्टूबर के आसपास, यही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज। तो जब तक आप जोड़ कर नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें आपके लिए क्लियर हो नहीं पाएगा, इसीलिए जोड़ चीजों को जोड़ कर पढ़िए, है ना। आ जाइए आगे, नेक्स्ट की बात करें। भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? फरवरी और अप्रैल है, मई और जुलाई है, अप्रैल और जून है, अक्टूबर और नवंबर है। व्हाट इज द सीजन ऑफ जायद क्रॉप इन इंडिया? क्या आएगा दोस्तों? तो भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? अप्रैल और जून, यानी ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है। यानी कब? कि सर जब रबी क्रॉप को काट दिए और खरीफ फसल लगाने में भी टाइम है, तो बीच वाला जो पीरियड है उसी को हम क्या बोलते हैं? जायद क्रॉप बोलते हैं, उसी को जायद क्रॉप बोलते हैं, है ना। भारत में हरित क्रांति का एक और क्या नाम दिया गया है? सीड फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन रिवोल्यूशन, फूड सिक्योरिटी रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन या मल्टी क्रॉपिंग रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आएगा? कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है दोस्तों? तो भारत में हरित क्रांति का नाम बीज उर्वरक और सिंचाई। क्यों? क्योंकि 1966 67 में जब हरित क्रांति शुरू हुआ था, तब सबसे बड़ी चीज बीज जो देखोगे, हाई एल्डिंग वेराइटी, उन्नत किस्म के बीज यूज किए गए थे। शुरुआत हुआ था दोस्तों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और बाकी बात देखोगे तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ था गेहूं को, इसके बाद फायदा हो गया चावल को, इसके बाद फायदा हुआ चावल। तो क्या आएगा? बीज अच्छा मिलेगा, उर्वरक मिल गया, सिंचाई है, तभी तो फसल की जो मतलब प्रोडक्शन में वृद्धि हमें देखने को मिला है ना। हरित अभी अभी हमने समझाया कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल कहाँ रही है? तो पंजाब, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो अभी हमने समझाया क्या निकल कर आएगा? सर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हरित क्रांति हमें देखने को मिला है, जो गेहूं और चावल में हमें देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली, यानी जिसे हम कहते हैं हाई एल्डिंग वैरायटी की फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। इसमें दो तो कंफर्म है, कौन कौन सा? चावल और गेहूं। अब आपको देखना पड़ेगा इसके अलावा किस फसल में किस फसल को उपजाऊ में बढ़ोतरी हुई। तो चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना, मक्का, चना, ज्वार, कहवा और चाय। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का, क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों ये होगा सर चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। ये मोटा अनाज है, ये मोटा अनाज है। बाकी बात मक्का है। मक्का का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे? तो आप देखोगे आंध्र प्रदेश इंडिया में, और वर्ल्ड में यूएस। अब चावल के प्रोडक्शन में भी इंडिया आगे निकल गया, किसी पीछे छोड़ा? चाइना को छोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही वर्गीकरण क्या है? द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 3 मैक्सिमम व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। क्या आएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या आएगा? तो आपको पता है कि गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है वर्ल्ड में? चाइना, इंडिया में यूपी। और पंजाब प्रोडक्टिविटी के मामले में, प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया कि क्षेत्रफल जितना है उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। ठीक है, जबकि यूपी के पास क्षेत्रफल ज्यादा है, उस हिसाब से प्रोडक्शन कम है। तो प्रोडक्टिविटी की बात करेगा तो पंजाब होगा, और प्रोडक्शन की बात करेगा तो यूपी होगा। अब इसमें 3 राज्य कौन कौन सा निकलेगा? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। या आ जाइए आगे। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है? कि चावल की खेती सबसे अच्छा किस सिचुएशन में हो सकता है? कि फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा चाहिए, और 25 सेंटीमीटर जो सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए।
या 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए, पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु, क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों ये होगा सर 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा चाहिए से करीब 120 सेंटीमीटर इसे वर्षा चाहिए होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर, तभी जाकर चावल की खेती अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, देश का आधे से अधिक उत्पादक चावल जिन जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वो कौन? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश के बाद फिर पंजाब और फिर आंध्र प्रदेश। दोस्तों चावल का कटोरा किसे कहते हैं? सब छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा। धान का कटोरा किसे कहते हैं? वही है क्या? नहीं, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को, चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को, याद रखिए। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी आ गया, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? यानी क्या होगा? अभी हमने बताया है, धान का कटोरा किसे कहेंगे? छत्तीसगढ़ को। धान का कटोरा, धान की दलिया, जो भी समझ लो आप। ठीक है, किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? अभी देखो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश है, लेकिन आंध्र प्रदेश का ऑप्शन में है नहीं आपके, तो क्या निकल कर आएगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इंडो गंगेटिक क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केरल तथा तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश के आसपास का कौन सा रीजन आपको दिखेगा इसमें? उत्तर पूर्वी क्षेत्र नहीं है, पूर्वोत्तर भारत हो गया, इंडो गंगा क्षेत्र नहीं, केरल तमिलनाडु नहीं, क्या आएगा सर? केजी डेल्टा, यानी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जो किसके आसपास पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के आसपास। तो हो सकता है राज्य ना पूछ के आपको अगर इस तरह का ऑप्शन देगा तो दोनों आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए आगे। अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? कुर्ग जनपद में, चिकमंगलुरु जनपद में, नीलगिरी जनपद में, वायनाड जनपद में। तो वायनाड कहाँ? केरल में, जहां से सांसद कौन है? राहुल गांधी सांसद है वहां से। तो क्या निकल कर आएगा? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा कहाँ? चिकमंगलुरु यानी कर्नाटक। चिकमंगलुरु कहाँ? कर्नाटक में लगाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, क्या निकल कर आएगा? इंडियाज लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो पटसन यानी जूट कहाँ? पश्चिम बंगाल। जबकि सबसे ज्यादा अगर आप देखो फैक्ट्री आज बांग्लादेश चला गया, क्योंकि जब भारत एक था तो वो एरिया पूरा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था, है ना? वर्ल्ड में अभी भी बांग्लादेश नंबर 1 पे है। रेशे वाली फसलें कौन सी? पटसन, गन्ना, अलसी और चावल, कपास, मकई, तंबाकू और केला। कपास, सनई, पटसन और मेस्टा। सनई, कपास, मकई और केसर। तो रेशे वाली फाइबर वाली जो क्रॉप है वो क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों ये है कपास है, सनई है, पटसन है और मेस्टा है ना? ये इसमें चावल निकाल दो, इसमें केला निकाल दो, इसमें केसर निकाल दो, तो ऐसे करके निकाल दो, है ना? नेक्स्ट, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है? क्या निकल कर आएगा? तो महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानते हैं? आपको पता ही है कि महाराष्ट्र कह रहा है, इसका मतलब है कि दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यानी कौन सा सॉइल? यानी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यानी कौन सा सॉइल सर? रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल किसके लिए फेमस है? तो सर ये कॉटन के लिए फेमस है। तो ऐसा करके निकालो ना, क्या निकल कर आएगा? कॉटन। इसे सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो क्या आया कि महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है कौन? कपास। कौन जानी जाएगी? कपास जानी जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखोगे जो काली मिट्टी है सर वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, और आप देखोगे कहाँ सर? कर्नाटक है। तो कपास की सबसे ज्यादा खेती आप देखोगे तो गुजरात में होता है, लेकिन काली मिट्टी के सबसे ज्यादा कहाँ? आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, है ना? ये भी डर। ठीक है, तो क्या निकल रहा है दोस्तों? कपास निकल रहा है। कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? मूंग, उड़द, तिल, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? मूंग, उड़द या सेसम या नन ऑफ दिस? क्या निकल कर आएगा? क्या होगा? तो सर इनमें से कोई नहीं। सब क्या है? सब खरीफ, सब खरीफ क्रॉप, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ये था दोस्तों आज का सेशन।
उम्मीद करते हैं कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। चीजों को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना और समझना। मिलेंगे दोस्तों फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना रखता हूँ ख्याल रखिए।